हमारा देश त्याग और बलिदान का देश है और इस अचीवमेंट को पाने के लिए जो कि हमने लास्ट ईयर 23 अगस्त को अचीव किया था, इसके पीछे वर्षों की तपस्या और मेहनत थी। शायद आपने टीवी पर वो क्षण देखे होंगे जब हमारा चंद्रयान 2 असफल हुआ था और कैसे हमारे जो इसरो के डायरेक्टर थे सिवन, वो फवक के रोए थे। तो हर सफलता पिछली असफलता से हमें कुछ सीख देती है और जब भी हम पिछली असफलता से कुछ सीख लेते हैं तभी सफलता की राह खुलती है। तो एक मिशन के रूप में इंडिया ने इसको लिया और अल्टीमेटली हम 2023 में सक्सेसफुल हुए और हमने चंद्रयान भेजा और भारत वो पहला देश बना जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड कर पाया और ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण था। आप इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज भी करते होंगे, जानते भी होंगे कि हमारे विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो कुछ वर्षों पहले तक भारत को हेय दृष्टि से देखते थे कि गरीबों का और पिछड़ों का देश। आज हम विश्व पटल पर हर फील्ड में हमारी प्रेजेंस दिखा रहे हैं और वो प्रेजेंस हर क्षेत्र में है। आज अमेरिका में चले जाइए तो पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इंडिया के दम पर चल रही है। सॉफ्टवेयर में हमारे बच्चे, हमारे युवा इतिहास रच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि चाहे सुंदर पिच्चई हो या सत्य नडेला हो, इन्होंने बहुत ही उच्चतम स्तर पर विभिन्न कंपनीज में काम किया और काम कर रहे हैं और शायद हमारे भारत मूल की कमला हैरिस अगली अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली है। इसकी पूरी संभावना है। इंग्लैंड के राष्ट्रपति वर्तमान में इंडियन ही है। क्या उनका नाम बता सकते हैं आप? जोर से बोलें और जोर से बोलें। ऋषि सुनक। मैं कुछ चंद्रयान, चूंकि आज का दिन स्पेस साइंस डे से रिलेटेड है, तो मैं चंद्रयान 3 के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको पूर्व में दी गई। फिजिक्स सर ने आपको बहुत सी जानकारियां बताई कि कैसे चंद्रयान प्रथम हमारा भेजा गया, चंद्रयान 2 भेजा गया, किस किस मुद्दे पर, किस किस टेक्नोलॉजिकल फेलियर पर वो खरा नहीं उतर पाया और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड किया विक्रम लैंडर से और उसका प्रज्ञान रोवर था और उस प्रज्ञान रोवर ने बाहर निकलकर चंद्रमा के बारे में, मून के बारे में जो टेक्निकल जानकारी हम तक पहुंचाई जा रही है या हम तक पहुंची, मैं उसमें से मात्र उसके फीचर्स को एक बार आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी फिजिक्स फील्ड से हूं। उस प्रज्ञान रोवर में जितनी भी टेक्नोलॉजीज लगी हुई हैं और वो हमें जो इंफॉर्मेशन वहां से दे रही हैं, उसमें पहला है रंभा एलपी। इसका काम है कि सरफेस प्लाज्मा में जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है और वो किस हिसाब से चेंज होती है, इसकी जानकारी देना। दूसरा, चेस्टे जो उसमें डिवाइस लगी हुई है, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका काम है कि लूनर सरफेस की पोलर रीजन के पास की जो थर्मल प्रॉपर्टीज हैं उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जब भी आप किसी बड़े एग्जाम में शामिल होंगे आपको ये पूछा जाएगा कि चंद्रयान 3 क्या क्या काम कर रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। आप इसको इंटरनेट से भी
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी डिवाइस उसमें लगी है ILSA, ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज, कि चंद्रमा की सरफेस पर, मून की सरफेस पर जो भूगर्भीय कंपन होते हैं उसकी स्टडी करना और उसको यहां पर भेजना, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द लूनर क्रस्ट एज वेल एज मेंटल। नेक्स्ट डिवाइस इज APXS, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है कि मून के सरफेस पर जो एलिमेंट्री या एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन है, जैसे Mg, Al, मैग्नीज, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, ये लूनर की जो सॉइल है लैंडिंग एरिया के आसपास, उसका क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अगली डिवाइस है लिप्स, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये उसका फुल फॉर्म है। इसका काम यह है टू डेराइव द केमिकल कंपोजिशन एंड इन्फर मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन टू फर्दर एनहेंस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लूनर सरफेस। ये भी वहां पर जो चीजें हैं, वहां जो मिनरल्स हैं, उनकी स्टडी करके और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लिप्स। लास्ट वन इज शेप, स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, एन एक्सपेरिमेंटल पेलोड टू स्टडी द स्पेक्ट्रो polarimetric signatures of the habitable planet Earth in the near infrared wavelength range 1 to 1.7 micrometer। ये जो टेक्निकल स्टडी वहां पर हो रही है, ये पूरे मून के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि क्या वहां पर वाटर है, क्या मिनरल्स हैं, और वहाँ के टेम्परेचर का पैटर्न क्या है, जब डे टाइम रहता है तो वहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, ड्यूरिंग नाइट क्या पोजीशन होती है, कितना माइनस तक टेम्परेचर जाता है, और वहाँ पर लाइफ की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो ऐसा हर फील्ड में हमारा इंडिया आगे बढ़ रहा है। आगे भी एक और मिशन इसके बाद लॉन्च हुआ, कोई उसका नाम बता सकता है? आदित्य L1। ओके, तो वो मिशन जो है सन की स्टडी कर रहा है। सन में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ क्या एलिमेंट्स हैं, किस तरह से वहाँ फ्यूजन प्रोसेस हो रही है, हाउ द लाइफ ऑफ द सन इज गोइंग टू बी चेंजिंग। आप अच्छी तरह से जानते हैं, शायद आपने पढ़ा भी होगा कि सन का भी बर्थ होता है और सन की भी एंडिंग होती है। अभी हमारा सन मिडिल एज में, और अभी काफी करोड़ों वर्ष लगेंगे, लेकिन जिस समय सन की लाइफ खत्म होगी वो सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर ले लेगा। शायद ये बात बहुत से लोग ना जानते हो। और जब अभी करोड़ों वर्ष है हालांकि उसमें, लेकिन अर्थ भी सन का पार्ट हो जाएगी आगे जाके, और सब कुछ अर्थ पे समाप्त हो जाएगा फ्यूचर में जाने के बाद, लेकिन अभी बहुत साल है। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे यूनिवर्स में किस प्रकार की खगोलीय घटनाएं होती हैं, और वो खगोलीय घटनाएं जो हैं किस तरह से यहाँ पर घटित होती हैं, और हम उसके किस पार्ट में हैं। और ये बात आप क्लासेस में बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी बहुत ही सेंसर्ड वे में कहना चाहिए अपने आप से, और बहुत ही बैलेंस्ड वे में होनी चाहिए। जरा हमने यदि मान लीजिए टेम्परेचर से छेड़छाड़ की, हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। जरा हमने पेड़ों के साथ छेड़छाड़ की, हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो हमारी जो अर्थ है ये बहुत ही राइट रेंज में सभी चीज़ों को रखती है। क्या एयर चाहिए हमको, कितनी एयर चाहिए, कितना जो है एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चों को वो जानकारी नहीं होगी, कि यदि हम इमेजिन करें कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी
एक स्विच पर हो कि स्विच को ऑन किया तो ग्रेविटी ऑन और स्विच को ऑफ किया तो ग्रेविटी ऑफ। सपोज कल्पना कीजिए, तो यदि ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो 5 सेकंड नहीं लगेंगे इस एटमॉस्फेयर को गायब होने में। जो अर्थ के चारों तरफ हमारी एयर है, उस एयर को हमारे अर्थ की ग्रेविटी ने ही ट्रैप करके रखा हुआ है। यदि ये ग्रेविटी को इमेजिन करें हम कि ऑफ कर दें तो इमीडिएट यहां पर लाइफ खत्म हो जाए। तो हमारा एटमॉस्फेयर बिल्कुल राइट रेंज में, हम इस तरफ जाएं प्लैनेट्स की श्रृंखला में टूवर्ड्स सन, या हम उससे दूर जाएं तो लाइफ क्यों नहीं है? क्योंकि सभी चीजें राइट रेंज में नहीं है, और जब राइट रेंज में नहीं है तो लाइफ का अस्तित्व वहां पर लगभग नहीं है। हो सकता कहीं हो, दूसरे प्लैनेट्स पे होगा अदर देन सोलर सिस्टम। कोई भी ऐसा प्लैनेट हमारे यूनिवर्स का जो कि हमारी अर्थ की तरह राइट रेंज रखता हो, वहां लाइफ हो सकती है। यू नो वेरी वेल, मैं कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं कि हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में लगभग 10⁻²2 गैलेक्सी है, और हर गैलेक्सी में 10⁻²2 स्टार्स है। उसमें से एक हमारा सन है। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। 10⁻²2 मतलब एक के बाद कितने जीरो लगे हैं? 22। लगभग इतनी गैलेक्सीज हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जानते हैं? आकाशगंगा। उस मिल्की वे का एक स्टार है हमारा सन, और उसके हमारे प्लैनेट्स, जिसमें से हमारा अर्थ एक प्लैनेट है। तो एक गैलेक्सी में 10⁻²2 स्टार्स होते हैं, और ऐसी 10⁻²2 गैलेक्सीज हैं इस ब्रह्मांड में। तो ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी कल्पना से भी परे है। क्या क्या होगा इसमें हम नहीं कह सकते, और ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। कंटिन्यूअसली ऑल द गैलेक्सीज, ऑल द स्टार्स आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, और उसी के रिसीड करने की जो प्रोसेस है, उससे ही हम डॉपलर इफेक्ट लगाकर ये जानते हैं कि कौन से प्लैनेट पर कौन सा एलिमेंट होगा। जो वेवलेंथ की शिफ्ट आती है, उस वेवलेंथ की शिफ्ट से पता चलता है कि किस प्लैनेट पे या किस स्टार में क्या एलिमेंट है। हम तो आज सन के पास जा नहीं सकते, कोई उसके पास जाने की कोशिश करेगा तो जल जाएगा। तो हम रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, इनके थ्रू ये पता करते हैं कि हमारे अर्थ में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी जो शिफ्ट आ रही है, और वेवलेंथ की जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं, उस स्पेक्ट्रल लाइन से आपका वो वाला एलिमेंट सन पे भी मौजूद होगा। सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है वो फ्यूजन प्रोसेस से मिल रही है। किससे मिल रही है? फ्यूजन प्रोसेस से, जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा कंटेनर नहीं है अर्थ में कि फ्यूजन प्रोसेस को इनिशिएट कराया जाए और वो इतना उसका टेम्परेचर है कि वो उस पेरीफेरी को गला ना दे। इसलिए हम केवल फिजन प्रोसेस ही कर सकते हैं, जिससे कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट चला रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर जनरेट होता है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, और उतना टेम्परेचर फ्यूजन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में लगता है। फिजन और फ्यूजन के बारे में जानकारी है आपको? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो हम न्यूक्लियर फिजन को ही यहां पर अर्थ पर कैरिड आउट कर पाते हैं। तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर होगा तब हाइड्रोजन फ्यूज होगी और उससे फ्यूजन होगा, जो कि सन में हो रहा है। तभी तो एक सन कितनी रोशनी देता आपको। तो साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो वर्ड बना, इट इज द फिजिकल वर्ल्ड। सारी ब्रांचेस इसी से हैं। साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगी तो उससे बायोलॉजी बन गई, जो केमिकल से रिलेटेड हुई तो उससे केमिस्ट्री बन गई। लेकिन बेसिकली जो साइंस है वो क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। जो हम अपने आसपास देखते हैं सब फिजिक्स है।
और उसी से सारी चीजें चल रही हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं, मेरे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है तो आवाज निकल रही है। वो मैकेनिकल जो एनर्जी है वो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां जा रही है, वहां से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। आप खाना खा रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा, आपका भोजन पेट के अंदर नहीं जाएगा, यू कैन नॉट सर्वाइव। हर एस्पेक्ट में फिजिक्स है। तो फिजिक्स का मतलब ही है कि आप अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं दैट इज फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स। हम देख रहे हैं कि सामने जो पेड़ है उसके पत्ते ग्रीन है। क्यों ग्रीन है? क्योंकि जो सनलाइट पड़ रहा है उस सनलाइट में 7 कलर्स है, तो केवल ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाकी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको लीव्स जो है ग्रीन दिखाई दे रही। तो पढ़ना हमको हर चीज को समझ के, फंडामेंटल्स को समझ के पढ़ना। कैसा क्यों हो रहा है? हमारे कपड़े जो हैं ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो जब भी आप समझ के पढ़ेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे, नेचुरली आप उसको प्रॉपर एक्सेप्ट करेंगे, आत्मसात करेंगे। मेरी आज इस विशेष दिवस पर आप सबसे यही अपेक्षा है कि केवल इसके पीछे ना भागें कि पढ़ाई और कैरियर केवल इंजीनियरिंग है या डॉक्टर बनना। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे फ्यूचर में जाकर रिसर्च फील्ड में जाएं और रिसर्च फील्ड में जाएं और ऐसी ऐसी रिसर्च करें और ऐसे ऐसे आविष्कार करें जो कि देश को और हमारे विश्व को आगे ले जाए। कभी भी कोई भी खोज जो कि विज्ञान से संबंधित होती है वो किसी बाउंड्री में नहीं बंधी होती, वो उसका उद्देश्य होता है जन कल्याण। चाहे वो किसी भी देश में उसकी खोज हुई हो। आज आपको जो टीका लग रहा है, आज आपको जो दवाइयां दे रही हैं, कोई इस पर किसी देश का पेटेंट होगा, लेकिन ये सबके लिए यूज होती है। और मैंने पिछले अपने भाषण में कहा भी था कि हमको करना कैसे है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, क्योंकि हमको मानवता के लिए काम करना है। हमारी सोच इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि हम अपने दायरे से बाहर ना निकल पाए। कई बार व्यक्ति जो है जिस सोच के साथ काम करता है वो केवल बहुत संकुचित होती है। मैं हर चीज में मैं अहंकार का सूचक। हमेशा हमारी वर्किंग में हम शब्द होना चाहिए। वी कैन डू, वी विल डू। और जब आप वी के साथ चलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। आप अपने देश के लिए, अपनी संस्था के लिए, विश्व के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने काम इसी हिसाब से किया है, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए। तो मेरी बच्चों से यही अपेक्षा है आज इस अवसर पर कि रिसर्च के फील्ड में काम करें, देश को आगे बढ़ाएं। हम विकसित देशों से भी आगे बढ़ें इस क्षेत्र में और नई नई खोज करें। नया नया हम जो है स्पेस के फील्ड में और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना है 2047, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, इसके बारे में जरूर सोचें। धन्यवाद। जय हिंद।